बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। इंग्लिश प्रेसी फॉर सीएसएस, पीएमएस, तहसीलदार और एनी अदर एग्ज़ाम्स। जो लोग यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। हमने तहसीलदार, पीएमएस के तमाम तर लेक्चर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किए और नेक्स्ट हमारा सीएसएस के मुकम्मल कोर्स का भी इरादा है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। एक्चुअल में हमारा पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो कोशिश किया करेंगे इसको सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी किया करें। आगाज़ करते हैं। मिथ्स क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं प्रेसी तब हो सकती है जब आपको जो प्रेसी के अंदर अल्फाज हैं उन सब के मीनिंग्स आते हों, आपकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हो। बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं जब तक हर सेंटेंस के जो उसका फ़हम है वो आपको समझ ना आए तब तक प्रेसी नहीं हो सकती, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आप बहुत अच्छे रीडर नहीं हैं, जब तक आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, तब तक आप प्रेसी नहीं कर सकते, ऐसी बात भी नहीं है। आपको आज एक इंशाल्लाह सादा-सा तरीका बता देना है कि अगर आप बहुत अच्छे रीडर नहीं हैं, आप डेली अखबार नहीं पढ़ते, आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, कोशिश किया करें वैसे पढ़ने की। मैं ये नहीं कहता कि आप ना पढ़ें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो इसमें प्रेसी के ना होने का मसला कोई नहीं है, याद रखें। अगर आपकी बहुत अच्छी वोकैब नहीं है तो इसमें प्रेसी ना होने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हर हर लफ्ज़ का जो प्रेसी के पैराग्राफ में आ रहा है उसका मतलब नहीं आता तो प्रेसी के चांसेस नहीं है। प्रेसी तब भी हो सकती है क्योंकि प्रेसी एक आर्ट है। इसको आपने प्रैक्टिस से, क्रिएटिविटी से करना है। इसमें महारत सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के अंदर लेके आनी है। ना तो आपने नॉलेज के अंदर महारत लेके आनी है पहले, ना ही आपने बहुत अच्छी रीडिंग की तरफ जाना है। अगर आप बहुत अच्छे रीडर नहीं भी हैं तो आप प्रेसी को हाथ डाल सकते हैं। ऐसे एक ऐसी चीज है उसको आप नॉलेज से पहले अगर हाथ डालेंगे तो किसी हद तक आप उसमें परेशान हो सकते हैं, लेकिन प्रेसी में ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रेसी में जितने अल्फाज के मानी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते उनका करीब तरीन का मतलब आपके सेंटेंस के अंदर से निकल आता है। ठीक है, तो ये वाली जो मिथ्स हैं इनको जरा क्लियर कर लें कि ऐसी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि ये चीजें अगर हों कि यानी वोकैबुलरी बहुत अच्छी ना हो, रीडर बंदा बहुत अच्छा ना हो, तो बंदे को प्रेसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा है चैलेंजेस क्या है? हमारे यहाँ चैलेंज एक एक तो चैलेंज ये है कि हमें ना डराया ही बहुत जाता है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कोई साहब हैं उन्होंने 2 मंथ का प्रेसी का सेशन लगाया हुआ। और मैं परेशान हो गया कि 2 मंथ में क्या करवाना है? और 2 महीने में करवाना क्या है? बात तो वो है जो आज के सेशन में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कोई बंदा तसल्ली से बैठ के सुने तो इसके बाद वो प्रेसी के ऊपर हाथ डाल सकता है। करना क्या है? आखिर में आपने प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आपको आज एक चेकलिस्ट भी बता देनी है कि आप अपनी ही प्रेसी खुद चेक भी कर सकेंगे। आप अगर फीस नहीं दे सकते, आप किसी को चेक नहीं करवा सकते या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आप अपनी प्रेसी को हर बार खुद चेक करें और फिर अगली प्रेसी करें, फिर खुद चेक करें। आपको आज एक चेकलिस्ट भी बता देंगे। तो चैलेंज ये है कि इसको मुश्किल करके किया जाता है और बड़ा हवा बनाया जाता है। जिस तरह एसे का लोग हवा बनाते हैं, इसी तरह प्रेसी का बना देते हैं। और भाई प्रेसी एक आर्ट है जो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ आएगा। आपको तरीकाकार सीखना है। तरीकाकार सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई छोटा सा सर्कल बना लें, 2-4 सीनियर्स के साथ मिलके आपस की एक दूसरे की 2-4 प्रेसी चेक करवा लें। उसके बाद रोजाना प्रेसी करें और चेकलिस्ट मैंने आपके साथ आज शेयर कर देनी है। आप वो लगा के चेक कर लें कि आपकी प्रेसी कितनी की बेहतर है। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सादा है। सॉल्यूशन बहुत सादा है कि आपने 1 2 3 4 इन 4 चीजों को समझना है और प्रेसी करने बैठ जाना है। प्रेसी करने के बाद इसके बाद मैं आपको चेकलिस्ट बता दूंगा।
भाई वो जो प्रेसी आपने कर ली है उसको चेक कैसे करना है, फिर डूज एंड डोंट्स के ऊपर भी बात कर लेंगे। इस पूरे का सॉल्यूशन 1 to 4 इन 4 पॉइंट्स के अंदर है। अगर कोई बंदा कहे कि प्रेसी क्या है मुझे ये नहीं पता करना, प्रेसी की नीड क्या है मुझे ये भी नहीं पता करना, प्रेसी का क्वेश्चन जो है उसकी डिमांड क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता करना, मुझे बस बताएं कि प्रेसी करनी कैसे, तो बेटा प्रेसी नहीं होगी। आपको प्रेसी करने से पहले इन 3 चीजों को समझना होगा। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि भी प्रेसी की परेशानी का हल क्या है। जी, व्हाट इज अ प्रेसी? प्रेसी कहते हैं किसी भी रैंडम या डिस्पर्स्ड आइडियाज का एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को आपने सिंपल करके ओरिजिनल आइडियाज के साथ 1/3 कर देना है। दिस इज अ प्रेसी। आपके पास प्रेसी का क्वेश्चन आता है, वो आपसे चाह क्या रहा होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रेसी है कि एक रैंडम पैराग्राफ को सादा अल्फाज में ओरिजिनल आइडियाज के साथ 1/3 कर देना है, कोई नई चीज ऐड नहीं करनी उसमें, और कुछ उसमें से जो जरूरी मालूमात है वो निकालनी नहीं है। आपकी प्रेसी कंप्लीट है। ये है डेफिनेशन या तारीफ। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने प्रेसी को लेके चलना है। पॉइंट नंबर 2 है कि नीड ऑफ अ प्रेसी इन जनरल। प्रेसी का क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, आमतौर पे प्रेसी क्यों करवाई जाती है, बंदे में कौन सी स्किल लेके आनी। तो भाई इसका जवाब यह है कि आपको चूंकि सिविल सर्वेंट लगाना होता है, आपने पब्लिक को डील करना होता है, आपने केसेस को डील करना होता है, तो कम वक्त में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को कंप्रीहेंड करने के लिए, उनको समराइज करके समझने के लिए या जिस्ट निकालने के लिए, किसी की के केस को या किसी के एविडेंस को, किसी की गवाही को सुनकर आप थोड़े वक्त में चीज को कंप्रीहेंड करने की स्किल आपके अंदर हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ये तो जनरल परसेप्शन है। 2 पॉइंट्स के बाद नंबर 3 पे हम आ जाते हैं पेपर के अंदर। अब यहां से बहुत टेक्निकल चीज स्टार्ट होने लगी है कि डिमांड ऑफ अ प्रेसी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है प्रेसी का आपके पेपर में आ चुका है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है। अगर किसी बंदे को इस बात की समझ आ जाए ना कि प्रेसी के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चाह रहा है, तो आधा क्वेश्चन हल हो गया, क्योंकि डायरेक्शन उसको मिल गई। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप जरा गौर कीजिए। वो चाह रहा है कि आप एक तो मेन आइडिया निकालें, मैंने देखने ये सारी चीजों को एक पैटर्न में रखा हुआ है। दूसरा, आपको पता चल जाए कि मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके। तीसरा, उन मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप कोई पैराग्राफ बनाने की अहलियत रखते हो। और फिर नंबर 4 पे वो ये चाह रहा है कि आप लेंथ 1/3 करके दें मुझे। नंबर 5 पे वो चाह रहा है कि भाई कोई टाइटल भी दें। इन 5 चीजों के अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं चाह रहा। अब वो ग्रामर कैसी हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा हो, ये प्रेसी के क्वेश्चन को करने से पहले की बातें। एग्जामिनर आपसे प्रेसी के क्वेश्चन में ये 5 चीजें चाह रहा है। आपको मेन आइडिया की समझ आनी चाहिए, प्रेसी किस का जो पैराग्राफ है वो किस मुतल्लिका है, मेन पॉइंट्स का आपको पता चल जाना चाहिए। उनको कनेक्ट करके आप कोई अंडरस्टैंडेबल पैराग्राफ बनाने के काबिल हो सकें, और 1/3 लेंथ करके आप एक ग्रामर की और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो चेकलिस्ट होती है उसको लगा के टाइटल फिट करके आप फाइनल ड्राफ्ट एग्जामिनर को दे दें। एग्जामिनर की ये नीड है, क्वेश्चन की ये डिमांड है, एग्जामिनर आपसे ये एक्वायर कर रहा है, ये है असल में रिक्वायरमेंट।
आपके पास प्रेसी का पैराग्राफ आ गया। प्रेसी का पैराग्राफ रिसीव करने के बाद या जैसे ही आपके सामने आता है, उसके बाद आपने क्या करना है? बहुत ध्यान से, तसल्ली से मेरी बात को समझना है। असल में होता यह है कि एग्जाम के अंदर ना डिस्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह जीके के पेपर के अंदर ना कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो 30 मिनट भी आप हल करते रहें तो बाज़ औक़ात नहीं होते। लेकिन अगर आप पहले बाकी वाला पेपर कर लें तो वो जाते-जाते ही आपको 7 में से 4 नंबर दे जाते हैं। डिस्ट्रैक्टर से बचना होता है। आपको कहा गया कि आपने ये काम करना है। अब तरतीब जैसे मैंने लगाई है, मुझे भी किसी उस्ताद ने सिखाया है, मैंने भी कहीं से सीखा है, इसी तरतीब से आपने काम करना है। आपने एक रीडिंग या जरूरत है तो 2 रीडिंग्स, एक रीडिंग आपने करनी है जिसमें आपने सिवाय मेन आइडिया पकड़ने के और कोई काम नहीं करना। मैंने क्या कहा? पहली रीडिंग आपने करनी है मेन आइडिया पकड़ने के लिए। ना आपने उसमें कोई निशान लगाने हैं, ना आपने उसमें वोकैबुलरी फिट करने लग जाना है, ना आपने उसमें पॉइंट्स को जोड़ने लग जाना है, ना आपने उसके अंदर कोई टाइटल जो है वो तलाश करने लग जाना है। आपसे पहली रीडिंग डिमांड कर रही है कि भाई आप मेन आइडिया तलाश करें। अगर आप पहली रीडिंग में बाकी काम स्टार्ट कर देंगे तो मेन आइडिया वाली रीडिंग आपकी स्पॉइल हो जाएगी। जब मेन आइडिया ही नहीं पकड़ पाएंगे तो अगली चीजें आपकी मुतासर हो जाएंगी। याद रखें, पहली एक रीडिंग पर करनी पड़े या 2 रीडिंग करनी पड़े, अगर बहुत टेक्निकल पैराग्राफ है तो 3 कर लें, क्योंकि यहां से ही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होना है। मेन आइडिया पकड़ना है। मेन आइडिया पकड़ने के अलावा आपने कोई और काम यहां पे नहीं करना। अगर आप कोई और काम करेंगे तो आपकी प्रेसी स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगी यहां से। नंबर 2, स्कैनिंग होती है। अगली रीडिंग होती है स्कैनिंग की। सेकंड रीडिंग स्कैनिंग की है। स्कैनिंग के अंदर आपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें या डॉटेड कर लें। एग्जाम में आजकल सख्ती है, डॉट लगा लें कि ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, नंबर 4 ये है। इस तरह इसके अंदर आपने अजाफी एग्जाम्पल्स को रिमूव कर देना है, रेपिटिशन को रिमूव कर देना है। जो ओरिजिनल बातें हैं, बिलफर्ज किसी ने कहा कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, जो अपने असातिज़ा का अदब करते हैं, अपने वालिदैन का अदब करते हैं, वक्त पर खेलते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। अब इसको आपने वक्त पर पढ़ना, वक्त पर खेलना, वालिदैन की इज्जत करना, असातिज़ा की इज्जत करना और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना, इन सारी चीजों को आप एक जुमले में परो सकते हैं कि जो बच्चे मुअद्दब होते हैं और अपने कामों में बाकायदगी रखते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मैंने खेल का जिक्र नहीं किया, मैंने पढ़ाई का जिक्र नहीं किया, मैंने ये भी जिक्र नहीं किया वो कब उठते हैं, वो कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब इस्लामियात पढ़ते हैं, कब वो मैथ पढ़ते हैं, मैंने जिक्र नहीं किया। हो सकता है वो पैराग्राफ के अंदर जिक्र कर दे। आपसे पूछा गया है कि आपने जो मेन पॉइंट है, वो जो मेहनती है और बाकायदगी से उठने वाला, उसको आप अंडरलाइन कर लें, बाकी छोड़ दें। उसने मैथ कब पढ़ा, उसने इस्लामियात कब पढ़ा, वो कब उठा, कितने बजे सोया, कब वो खेलने गया, उन चीजों को छोड़ दें, क्योंकि वो हैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आपके प्रेसी में नहीं आएंगे। यहां मेन आइडिया आएगा, मेन पॉइंट आएगा, मेन थीम आएगा, मेन एलिमेंट आएगा और मेन सीन आएगा। सपोर्टिंग आर्गुमेंट आपने इसमें नहीं डालने, वो अजाफी होते हैं आपको सीन समझाने के लिए। आपने इस तरह के तमाम मेन एलिमेंट्स को 1 2 3 4 इस तरह आपने लाइन में लिख लेना है। आप एक पेज के ऊपर ये रफ वर्क कर रहे हैं इस वक्त। स्किमिंग के बाद स्कैनिंग, स्कैनिंग के बाद मेन पॉइंट्स आपने बनाने हैं, तो ये रफ वर्क आपका स्टार्ट हो गया।
अब नंबर 3 क्या है, इन जो आपने मेन एलिमेंट्स या मेन सीन्स या मेन आपने पॉइंट्स पकड़े हैं उनको कनेक्ट करके, यानी अली इज अ गुड बॉय हु प्लेज एंड स्टडीज रेगुलरली। अब ये जो हु लगा दिया, हो सकता है यहां पे फुल स्टॉप हो और अगले में कहा गया हो कि ही प्लेज रेगुलरली, ही स्टडीज ऑन टाइम, फला फला। आपने कनेक्टर्स लगाने होते हैं इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। कनेक्टर्स लगाने के बाद आपका एक रफ पैराग्राफ तैयार हो गया। यहां तक आपने ना लेंथ का सोचा, ना आपने ये सोचा कि मैंने टाइटल क्या बनाना है, ना आपने कोई और चीज सोची। आपने जो पॉइंट्स निकाले, मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको कनेक्टर्स लगाए। कनेक्टर्स क्या होते हैं, बट, बिकॉज, हुएवर, वेयर एवर, दैट्स वाई, एंड, ठीक है। ये इस किस्म के कनेक्टर्स होते हैं ये फिक्रात के दरमियान। लेकिन बहुत लंबा सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है, जहां पे फुल स्टॉप जरूरी है वहां पे फुल स्टॉप लगा दें। रफ ड्राफ्ट आपका बन गया। रफ ड्राफ्ट के बाद आपने उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के बाद आपने फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। ऑपरेशन जब आप स्टार्ट करने लगे हैं तो ऑपरेशन करने के लिए आपके सामने मैं चेक लिस्ट रखने लगा हूं। उस चेक लिस्ट को आपने समझना है, उसके मुताबिक आपने ऑपरेशन करके एक बार काउंटर चेक कर लें, आपकी प्रेसी तैयार है। याद रखें, अगर तसल्ली से बैठे रहेंगे तो ये 2 पेजेस और हैं। एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया, 2 पेजेस और हैं। इंशाल्लाह आप इसके बाद प्रेसी को हाथ डाल सकेंगे। जिसको भी प्रेसी से खौफ आता है, इंशाल्लाह आज उसका जो है प्रेसी का जिन निकल जाएगा। ठीक है, लो जी, चेकलिस्ट में देने लगा हूं। आपने रफ ड्राफ्ट बना लिया। रफ ड्राफ्ट बनाया था पॉइंट्स से, पॉइंट्स निकाले थे मेन पैराग्राफ से। अभी तक हमने जो एग्जामिनर ने दिया था वहीं से चीजें पिक करके पैराग्राफ बनाया है, अपनी तरफ से कोई उसके ऊपर ऑपरेट नहीं किया। अब ऑपरेट स्टार्ट होने लगा। ऑपरेट करना है तो इन चीजों को देख के करना। सबसे पहली चीज, आपने जब रफ ड्राफ्ट के बाद फाइनल बनाने लगना है तो तब आपने टाइटल के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इन चीजों के अंदर से टाइटल निकलेगा। मेन आइडिया भी आपके दिमाग में है और फिर पॉइंट्स भी आपके दिमाग में है, फिर आपने पैराग्राफ भी बना लिया है एक रफ सा। अब आपने थोड़ा थोड़ा टाइटल के बारे में भी सोचने लग जाना, ठीक है। लेकिन टाइटल देना बाद में है, जगह आप पहले उसकी छोड़ सकते हैं। इस तरह टाइटल, टाइटल के बाद ड्राफ्ट आपका फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है टाइटल आप एंड पे दे दें, कोई मसला नहीं इसमें। चेकलिस्ट क्या है, पहली चीज जो आपने टाइटल तलाश करना है, स्टार्ट में करें या एंड में करें, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसमें मुकम्मल प्रेसी की नुमाइंदगी के लिए कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। प्रेसी चूंकि स्पेसिफिक पैराग्राफ होता है, किसी बड़े पैराग्राफ का शॉर्टर, तो मुकम्मल कहानी वगैरह हो उसका तो 1 वर्ड का भी टाइटल हो सकता है। लेकिन यहां पे जो कि पैराग्राफ होता है एक पीस, तो पीस के लिए आपको स्पेसिफिक टाइटल चाहिए। स्पेसिफिक टाइटल 3 से 5 अल्फाज का हो सकता है। वो कोई मुकम्मल फिक्रा नहीं होगा, वो एक फ्रेज होगी, यानी कोई भी 3 से 5 अल्फाज का मजमुआ जिसमें आप उस पैराग्राफ में होने वाली बात को रिप्रेजेंट कर सकें। ये समझे कि प्रेसी ऑफ द प्रेसी होता है। टाइटल आपकी प्रेसी जो है ना मेन पैराग्राफ की नुमाइंदगी कर रही है, और टाइटल आपकी प्रेसी की नुमाइंदगी करे। बात समझ रहे हैं, टाइटल बहुत स्पेसिफिक होता है, लंबी लाइन नहीं होता, सेंटेंस नहीं होता, एक फ्रेज होती है और बहुत स्पेसिफिक होता है, 3 से 5 अल्फाज का हो सकता है। दूसरी चीज, टेंस कौन सा होगा। अगर तो स्टोरी हो, कोई मोनोलॉग हो, तो भाई पास्ट का टेंस होगा। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि हमेशा पास्ट टेंस आता है, ऐसी बात नहीं।
ज्यादातर प्रेसी के जो पैराग्राफ होते हैं ना, वो स्टोरीज या मोनोलॉग से करीबतर होते हैं। कोई बंदा अपनी बात कर रहा है, कोई माशरे की कर रहा है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, इसलिए वो एक स्टोरी की तर्ज पर लिखी जाती हैं। तो वहां में आप पास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रेजेंट का है तो आप प्रेजेंट लिखिए कि जी पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है। अगर एग्जामिनर ने 5 साल पहले पैराग्राफ लिखा तो अब भी तो गुर्बत बढ़ रही है ना। या अगर आप कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लिखें कि अल्लाह का खौफ जो है एक पॉजिटिव चीज है, तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज ही है ना। या तो कोई बंदा एडमिटेड फैक्ट लिख रहा हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको आप उसी टेंस के अंदर चलाएंगे, खासकर प्रेजेंट में चलाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बंदा कहे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया जो है या तो खत्म हो जाएगी या फिर इनकी सुलह हो जाएगी, जिस तरह वो रसल के एसेज हैं, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि स्टोरीज या मोनोलॉग के अलावा बाकी बहुत तसल्ली से ध्यान से समझना है कि कौन सा टेंस है। नॉर्मली वही टेंस लग जाता है, हमेशा पास्ट टेंस नहीं लगता, ये कोई फर्ज नहीं है। नेक्स्ट है पर्सन कौन सा होगा। अब ये भी बड़ा मसला है, इसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिथ्स भी हैं। हमेशा थर्ड पर्सन, इसमें मैं एक्सेप्शन भी बता देता हूं आपको। हमेशा थर्ड पर्सन लगेगा। अब बाई नेम कब लगेगा, यूनानिमस कब लगेगा। बाई नेम तो तब लगेगा ना जब मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं फलां के बारे में, या पैराग्राफ के आखिर पे मौलवी अब्दुल हक का नाम आ गया, तो भाई आइडेंटिफाइड राइटर होगा तो उसका नाम आएगा। अब आइडेंटिफाइड राइटर जो है वो भी तो थर्ड पर्सन है। आगे चलते हैं, और जो आइडेंटिफाइड नहीं है उसको दी राइटर लिखना जरूरी नहीं है, याद रखें। अगर तो वो अपनी जात के ऊपर कोई बात कर रहा है तो द राइटर लिख दें। अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है तो राइटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखते हैं कि पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो लिख रहा है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो यूनानिमस है, वो कोई कॉमन नेम है, प्रॉपर नेम नहीं है, लिहाजा वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज और रह गई है कि आई, माई, मी, यू वगैरह का क्या लिखना है। पहली चीज मैंने बता दी, हमेशा थर्ड पर्सन आएगा। अगर आइडेंटिफाइड नेम है राइटर का तो वो नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल सर सैयद लिखते हैं, मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं, मौलाना शिबली नमानी लिखते हैं, तो उनका नाम आएगा। अगर सिर्फ बात हुई है तो मुसन्नफ लिखता है, मुसन्नफ ये कहता है, मुसन्नफ महसूस करता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसन्नफ जो बात कर रहा है वो किसी न किसी जगह पे एडमिटेड फैक्ट जरूर है, अदरवाइज वो किताब ही ना छपती। अब आ जाते हैं आई, माई, मी वगैरह का क्या करना है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि इन माई ऑब्जर्वेशन, किसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है इन माई ऑब्जर्वेशन प्रेयर इज गुड फॉर हेल्थ, तो भाई इन माई ऑब्जर्वेशन काट दें, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट प्रेयर्स आर गुड फॉर हेल्थ। आई, माई, मी काट दें, इन माई ऑब्जर्वेशन काट दें। वो यूनानिमस बंदे का माई है, हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन वो बात एडमिटेड फैक्ट की है। वहां पे आप जस्ट लिख दें कि इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज एडमिटेड, इट इज एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेड। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। ये बात बहुत सारे पेपर्स के अंदर मैंने देखी है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि पर्सन कौन सा लगेगा। ये 2 लाइनों के अंदर आपके पर्सन का सारा जो भी दिमाग में तमाशा लगता है वो मैंने इन 2 लाइनों के अंदर क्लियर कर दिया। ऑलवेज थर्ड पर्सन, अगर आइडेंटिफाइड राइटर है तो नेम, यूनानिमस है तो द राइटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यूनानिमस राइटर के लिए जस्ट ओमिट, आप यूनिवर्सल ट्रूथ लिख दें, सिंपल।
यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं तो यस लिख दीजिए ताकि हम अगली बात का आगाज करें। स्पीच कौन सी है? हमेशा 101% समझ लें, कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ गॉड इज वन या अल्लाह इज वन के अलावा हमेशा 100% फैक्ट है कि आपने इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है। इनडायरेक्ट स्पीच सिवाय कुछ स्पेशल कोटेशंस के, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के, वो भी आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछना। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन है कि अगर यूनानिमस राइटर अपनी स्टोरी उसकी जो है ना वो उसकी जात से लिंक्ड है, वहां पे उसने अपना ओपिनियन देना है, तो वहां पे अच्छा ये चिरोकी वाला जो आया था 2016 में, शायद वो एक बंदा गया जी, वो विजिट करने गया हिल स्टेशन पे, उसने फलां देखा, वो मोनोलॉग है ना, वो स्टोरी है, उसकी जाती स्टोरी है। और वहां पे अगर कोई वो राय दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो दोस्त है, दोस्त के साथ वो कोई ना कोई अपना व्यू भी दे रहा है कि वहां की मार्केट्स या ये वो, तो वहां पे आप राइटर लिख सकते हैं। अगर वो कोई राइटर कह रहा है कि जो है मोहब्बत से आपस में रहना चाहिए, तो वो राइटर कोई ट्रुथ की बात कर रहा है, वहां पे राइटर कहना जरूरी नहीं। अगर उसकी जाती ओपिनियन कहीं पे मौजूद है, वहां पे दी राइटर आएगा। अगर वो जाती ओपिनियन मौजूद है ना, तो वहां पे दी राइटर लिखना है, अदरवाइज राइटर नहीं लिखना। अगर जनरल बात वो कर रहा है तो वहां पे बस उसका आई माई मी उड़ा दें, राइटर लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? लेंथ। यहां पे क्वेश्चन भी आया था कि लेंथ कैसे आपने चेक करनी है। लेंथ जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 होती है इसकी। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड काउंट नहीं हो सकता। इसका तरीका कार यह होता है कि आप ना एक दो लाइनों के चेक करें कि इसमें 5 अल्फाज है, इसमें 6 हैं जी, अच्छा इसमें 7 हैं, 2-3 लाइनों के चेक करें और फिर लाइंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चेक करें तो कितने के बनते हैं। इससे ज्यादा इसमें बारीकी में नहीं जाना। ये रफली 1/3 होता है। अब ये नहीं है भी एक अगर 100 वर्ड्स की प्रेसी रिक्वायर्ड है तो आप 180 तक चले जाएं, 140 तक चले जाएं, वह ठीक है, 110 तक चले जाएं, या अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो 90 कर लें, इससे ज्यादा तो ना करें। लग रहा हो कि 1/3 है, ये नहीं कि वो लग ही ना रहा हो। अच्छा, इसका एक और भी मसला है कि आप ना ये छोटे छोटे पेजेस इस्तेमाल करते हैं और 3-3 अल्फाज लिखते हैं आप एक लाइन में। बहुत सारे लोगों का ये मसला भी है। अब बहुत सारे लोगों का जब ये मसला है तो वहां पे जाके पेज बड़ा आ जाता है, उनको लगता है कि ये तो प्रेसी छोटी सी रह गई है, वो फिर उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप कोशिश करें बड़ा पेज अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज किया करें। अच्छा, उसके बाद है कंपोजिशन, इसकी क्या होगी? स्टार्ट से एंड तक ये पैराग्राफ जो होता है प्रेसी का, ये कैसे चलेगा? सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, वो कोई चीज के ऊपर अफर्मेशन हो सकती है या निगेट हो सकता है। अफर्मेशन क्या होती है कि इबादत सेहत के लिए अच्छी है, जुल्म जो है वो माशरे को बर्बाद करता है, जुल्म अच्छी चीज नहीं है, यहां पे आप निगेट कर रहे हैं। आपने स्टार्ट वाला जो सेंटेंस है ना, वो कोशिश करनी है कि आप या तो एग्जैक्ट चीज को अफर्म कर दें या निगेट कर दें, ताकि एग्जामिनर को समझ आ सके कि इस बंदे ने जो मुद्दा था, असल चीज जो थी, जो सब्जेक्ट मैटर था, वो पकड़ लिया हुआ है। उसके बाद आपने सीन सारे लिखने होते हैं उसके अंदर, कनेक्टर्स लगा के, और लॉजिकल फ्लो रखना है। लॉजिकल फ्लो मैं इस तरह कहता हूं कि अगर कहीं पे कोई सेंटेंस, कोई चीज 2-3 सेंटेंसेस के बाद में प्रूव हो रही है, तो वो आप अगर स्टार्ट में लिख दें लॉजिकल फ्लो में तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसकी तरतीब को आप अपने दिमाग के लिहाज से चेंज कर रहे हैं बिला वजह, तो वो बुरा इंप्रेशन है। टाइटल, टेंस, पर्सन, स्पीच, लेंथ और कंपोजिशन, ये है चेकलिस्ट आपकी। और अब हम जनरली देखेंगे कि डूज क्या हैं और डॉट्स क्या हैं। यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं तो यस लिख दीजिए। ओके। उम्मीद है कि आप काफी हद तक प्रेसी के जो
इसका एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है उसमें पहुंच चुके होंगे कि प्रेसी के अंदर बहुत सारी जो चीजें आमतौर पे जो इसके ऊपर लिखी गई चीजें होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह, या इसके ऊपर किसी ने अगर कोई पीस लिखा हुआ है या किसी ने कोई बना के दिखाई हुई है, तो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। याद रखिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इस प्रेसी को जिस तरह मैं बता रहा हूं बनाया गया है, वो भी आपको मिल जाएगी वीडियो कंप्लीट। एक प्रेसी को सारे स्टेप्स के साथ किया गया है, वो मेरी ही वीडियो इंशाल्लाह एंड पे आपके साथ शेयर करेंगे। जो डूज हैं इसके जरा चेक कीजिए। आपने सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर जोर देना होता है। एक तो टाइटल के ऊपर, टाइटल आपने छोड़ना नहीं, किसी भी सूरत नहीं छोड़ना टाइटल। दूसरा, आपने टॉपिक सेंटेंस, दो चीजों के ऊपर आपने ज्यादा जोर देना था। टॉपिक सेंटेंस आपके पूरे पैराग्राफ की ओपनिंग होती है। ये किसी भी चीज को या तो निगेट कर जाता है या अफर्म कर जाता है, और यहीं से ही असल मजमून जो होता है वो स्टार्ट होता है। यही असल ओपनिंग होती है कि भाई पैराग्राफ किस मुतल्लिक है। लिखने वाले ने डिस्पर्स्ड आइडिया से लिखा होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसका टॉपिक सेंटेंस कोई ना कोई उसी के अंदर से तलाश करके लगाएं। मेन आइडिया होता है नॉर्मली ये टाइटल। दूसरी बात, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा होगी, और 5 C's आपने हमेशा इंश्योर करने की कोशिश करनी है। 5 C's क्या है? बात क्लियर और सिंपल करनी है, जो लिखा हुआ है उसके अंदर रहकर करनी होती है, ठीक है। क्लियर बात हो, कोई एम्बिग्युइटी ना हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन हो। अब यहां पे एक और बड़ा मसला है, कुछ लोग कहते हैं कि उसने लिखा था जी 59% लिटरेसी रेट, अब तो 63 है, तो मैंने वहां पे 63 कर दिया। यहां पे करेक्ट वो है जो प्रेसी के अंदर है। आपने अगर 63 अपनी तरफ से लिखा तो ये इनकरेक्ट है। आपसे कहा गया है पैराग्राफ की प्रेसी करने का, आपसे पैराग्राफ को करेक्ट करने का नहीं कहा गया। तो यहां पे करेक्ट वो होगा जो प्रेसी के अंदर है। ये गलती कभी नहीं करनी कि जो बात आपको पता है अगर उसने अपने लिहाज से गलत लिख दी है तो आप कहेंगे इस तरह तो नहीं है, मुझे पता है मैं लिख देता हूं। कभी भी अपनी तरफ से कोई डाटा या फैक्ट आपने चेंज नहीं करना या ऐड नहीं करना। या एक और भी होता है कि इस तरह तो बात एग्जामिनर को समझ नहीं आनी, मैं यहां पे अपनी तरफ से दो फिक्रात ऐड कर देता हूं, चले उसको बात समझ आ जाएगी। ये भी नहीं करना। कनेक्टर्स या फिर ज्यादा से ज्यादा जुमले का कोई पार्ट ऐड करना होता है आपने। नई चीज फुल फ्लैज आप ऐड नहीं कर सकते। कोहेरेंट हो, कनेक्टेड हो चीजें, उसके बाद कंसाइज हो यानी 1/3 हो, कंप्लीट हो, कोई आइडिया मिस ना किया गया हो, कोई ओरिजिनल या मेन फैक्टर जो है पैराग्राफ का मेन पार्ट जो है वो उसका मिस ना किया गया हो। ये है 5 C's। अब देख लेते हैं डॉट्स क्या हैं इसके। ये मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, कीड़े जिस तरह रेंगते हैं। आपने टेक्निकली क्रिएटिवली एफिशिएंट होके चलना है, क्रीप नहीं करना। क्रीप का मतलब मैंने यहां पे देखें क्या लगाया, चीजों को एज इट इज कॉपी करके लगाने की कोशिश नहीं करनी। उसने आपकी राइटिंग स्किल भी चेक करनी है, आप अपनी तरफ से सेम सेंस में नए सेंटेंस को क्रिएट करें। सेम सेंटेंसेस को उठा उठा के, अगर कोई एज इट इज बहुत जरूरी है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, लगाएं। बाकी चीजों को एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। रेपिटेशन नहीं करनी, चीजों को एक्सटेंड नहीं करना, हमेशा शॉर्ट करने की तरफ जाना है। अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं करनी और चीज को पर्सनलाइज नहीं करना। ये डॉट्स हैं किसी भी प्रेसी के। ये चीजें नहीं होंगी, ऊपर वाली चीजें होंगी। और ये चेकलिस्ट है, और इससे पहले ये वाला
बेसिक अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेस है। यस लिखकर बताइए कि तीनों चीजें आप अंडरस्टैंड कर गए या कोई चीज में कहीं पे मसला है। क्वेश्चन आया है कि अफर्मेशन और निगेट ये क्या होता है। मैंने कहा कि पैरा जिस मुतलका है उस चीज को आपने स्टार्ट में बताना है। अब अगर पैराग्राफ है जुल्म के मुतलका तो बता देना है कि जुल्म क्या है, अच्छी चीज है बुरी चीज है, जो पैराग्राफ के अंदर जो साबित हुआ है वो बता देना है। नमाज अच्छी चीज है, स्टार्ट में आपने बता देना है। पैराग्राफ के अंदर से जो सेंस बनती है, पैराग्राफ के सेंटेंसेस से जो सेंस बनती है वो अपनी तरफ से मतलब हकीम बनने की कोशिश नहीं करनी, जो अंदर से सेंस मिली है उसी के अंदर रहते हुए आपने चीज को टॉपिक सेंटेंस के अंदर अफर्म कर देना है या निगेट कर देना है। पैराग्राफ में अगर किसी चीज को निगेट किया गया तो आप टॉपिक सेंटेंस में निगेट कर दें। मैं आपको यहां पे मिसाल देता हूं, 2-3 दिन पहले का एक टैक्सेस का था, उसमें लिखा गया था कि जो टैक्सेस होते हैं वो मॉडर्न स्टेट के लिए जरूरी हैं, इससे स्टेट मशीनरी चलती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को सैलरियां दी जाती हैं। और फिर उसके बाद लिखा गया कि इसकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट इस तरह से लिए जाते हैं, इनडायरेक्ट इस तरह से लिए जाते हैं। इस तरह का पैराग्राफ था। स्टार्ट में सेंटेंस बनता है कि टैक्सेशन प्लेज अ वाइटल रोल टू रन द मशीन, टू रन द स्टेट मशीनरी, क्योंकि पहली 2 लाइनों में बात ये हुई है। इस तरह आपने पहली 2 लाइनों से वो चीज उठाई और सेंटेंस लिख दिया। या इट इज एडमिटेड दैट टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द स्टेट मशीनरी। यहां पे आपने एक चीज को स्टार्ट में ही अफर्म कर दिया कि भाई मैं इस मुतलका बात करूंगा इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक हो गया। मैं सारे को एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने समझना है कि प्रेसी क्या है। ये किसी भी डिस्पर्स आइडियाज के रैंडम पैराग्राफ का सादा जुबान में ओरिजिनल आइडियाज के ऊपर 1/3 पैराग्राफ होता है। इसकी सिविल सर्वेंट को जरूरत इसलिए होती है कि उसने बहुत सारे केसेस को थोड़े वक्त में निपटाना होता है, उसकी कंप्रीहेंशन बेहतर करके उसकी जो चीजों को ब्रीफ करने की स्किल जो है वो डेवलप की जाती है। प्रेसी का क्वेश्चन आपसे मांग रहा होता है कि आपको मेन आइडिया की समझ आ जाए, आपको मेन पॉइंट्स का पता चल जाए, आप ओरिजिनल आइडियाज को कनेक्ट करके पैराग्राफ बनाने की अहलियत रखते हो, और 1/3 लेंथ के साथ ग्रामर और कंपोजिशन की तमाम चीजों की चेकलिस्ट को अप्लाई करके फाइनल ड्राफ्ट विद अ सूटेबल टाइटल दें। ये एग्जामिनर चाह रहा है, ये प्रेसी का क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है। चेकलिस्ट क्या है, टाइटल किस तरह का होना चाहिए, ये बात हुई है। टेंस कौन सा होना चाहिए, पर्सन कौन सा यूज होगा इसमें, स्पीच यानी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, ये तकरीबन इनडायरेक्ट ही होती है। बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें डायरेक्ट होगी, वो भी क्वेश्चन की सेंस को देखकर, अदरवाइज क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 कंपोजिशन इसकी ये होगी। नेक्स्ट है डूज एंड डोंट्स के ऊपर, मैं इनको भी रिपीट कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो मेन आइडिया को कवर करे। इनडायरेक्ट स्पीच इंश्योर करनी है। 5 C's को इंश्योर करना है, क्लियर हो, करेक्ट हो आपकी प्रेसी, कोहेरेंट, कंसाइज एंड कंप्लीट। उसके बाद डोंट्स क्या है कि डोंट क्रीप, ये क्रीप के स्पेलिंग ये हैं एक्रोनिम में, मैंने इसको इसके साथ मैच किया कि आपने रेंगना नहीं है, तरले नहीं करने, क्रिएटिवली टेक्निकली चीज को अंडरस्टैंड करके कॉन्फिडेंस के साथ आपने चीज को बना देना है। आप जब एक एक चीज के पीछे, एक एक लफ्ज के पीछे, वोकैबुलरी के पीछे रेंगेंगे, क्रीप करेंगे, आप क्रिएटिवली चीज नहीं बना सकते। किसी बंदे को स्टेज पे बुलाया जाए, भैया आप अपना आर्ट दिखाएं, तो अगर वो कॉन्फिडेंट ही ना हो
अगर वो क्रिएटिव ही ना हो तो वो क्या आर्ट दिखाएगा? तो प्रेसी एक आर्ट है, आपने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी ऐड करनी है, लिहाजा जीरो जीरो प्रेशर के साथ कॉन्फिडेंटली आपने चलना होता है। कॉपीइंग नहीं करनी चीजों की, रेपिटेशन नहीं करनी, एक्सटेंशन नहीं करनी चीजों की, एडिशन नहीं करना अपनी तरफ से किसी चीज का, और चीज को पर्सनलाइज नहीं करना कि इन माई ओपिनियन, आपका ओपिनियन यहां पे नहीं है, ये थर्ड पर्सन की तरफ जाने दें, और अपनी तरफ से कोई कमेंट भी ऐड नहीं करना। तो ये था जी आज का सेशन। उम्मीद है प्रेसी के बारे में, जो लास्ट 6 मंथ से मैं प्रेसी करवा रहा हूं तहसीलदार में और फिर पीएमएस में, और अब पीएमएस का सेकंड सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो जो मुझे गलतियां मेन नजर आई उनके ऊपर मैंने ये बनाने की कोशिश की थी, और जो मेन क्वेश्चंस इसके ऊपर रेज होते हैं उनको भी मैंने इसमें एड्रेस करने की पूरी कोशिश की है। एक अनाउंसमेंट है कि ईद के बाद जो है पीएमएस सीरीज 2 स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर तमाम लाजमी सब्जेक्ट्स और 11 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। इनमें हमारा तरीकाकार ये होता है कि ऑलरेडी लेक्चर्स बहुत सारे हो चुके हैं, अगर कोई लेक्चर जरूरी होगा तो वो होगा, अदरवाइज लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि हम नॉर्मली लेक्चर्स फ्री देते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सबको प्रोवाइड किए जाते हैं। पीडीएफ असाइनमेंट होगी जो ऑडियो रिमार्क्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ वापस होती है। उसमें तकरीबन 46 टेस्ट होंगे आपके पीएमएस सीरीज के अंदर, जो इंशाल्लाह सब के सब आपको वापस होंगे। इसके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट और ऑडियो रिमार्क्स ऐड किए जाते हैं। अगर कोई बंदा इसमें विलिंग हो तो उसने 8 तारीख तक हमें बताना है, क्योंकि 8 को हमने लिस्ट फाइनल कर देनी है, और आज टाइम टेबल भी बन चुका है। ईद के बाद हमने इंशाल्लाह इसके मुतल्लिका ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज कर देना है। ट्रेनिंग क्लासेस इसी तरह की होती हैं जो आज थी क्लास। जो नए बच्चे आते हैं, अगर उन्होंने उनमें से किसी बच्चे की क्लास मिस होगी तो कुछ ट्रेनिंग हम करवाते हैं। उसके अलावा बाकी टोटल राइटिंग है। और याद रखें पीएमएस सीरीज में या तहसीलदार सीरीज में एग्जाम तक हम आपकी वीकली असाइनमेंट जो है ना पीडीएफ, वो रिसीव करते हैं और रिटर्न भी करते हैं आपके इस रेगुलर सेशन के बाद, वो इसके साथ ऐड हो जाती है एग्जाम तक। उसका जो मैक्सिमम है वो 3 मंथ होगा, यानी ये अगर कोई 50 डेज आप करने के बाद पीएमएस का 3 मंथ मजीद अगर एग्जाम नहीं होता तो आप हफ्ता वराना हमें अपनी असेसमेंट करवाते रहेंगे। जो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए विलिंग हों वो 8 तारीख से पहले पहले अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या किसी किस्म की अभी तक कोई प्रेसी के बारे में कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर करने के लिए मौजूद हूं।